केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन कह लें, या इसको आगे चलकर हो सकता है मतलब मैं एक और नाम से भी बुला दूं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कभी कुछ बोल देता हूँ कभी कुछ बोल देता हूँ, मतलब और मसरफ एक ही होता है बात का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन को हम रिएक्शंस ऑफ मीथेन भी कहते हैं, ठीक है ना भाई। तो ये दोनों ही लफ्ज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, दोनों एक दूसरे के सिनोनियम समझ लें आप, ठीक है ना। तो ये इसमें परेशान नहीं होना कि रिएक्शन कोई अलग चीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टी कोई अलग चीज़ है, वो एक ही बात है। तो सबसे पहली जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, बारी बारी एक एक करके हेडिंग लिखता हूँ। सबसे पहला है कंबस्शन। बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी भर हमारे एक टीचर थे, बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह उन्हें सेहतयाब रखे हमेशा, डॉक्टर अजीज। वो हमेशा बड़े सुर में एक बात कहा करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई सा भी हो, जलता ज़रूर है, ठीक है भाई। तो कंबस्शन रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लिख सकते हो, कोई रिएक्शन आपको याद आए या ना आए, आप कंबस्शन तो लिख ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्यों कह रहा हूं इस पे कि कंबस्शन लिख सकते हो, उसकी वजह यह कि कंबस्शन की इक्वेशन भी बड़ी सिंपल होती है। आपका जो भी कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं ना मीथेन की, तो आपका कंपाउंड है मीथेन। उस मीथेन का रिएक्शन आपने करवाना है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर वजूद में आएगा। तो सारी चीजें तो इस रिएक्शन की कांस्टेंट है ना, फिक्स है। तो किसी के लिए भी लिख लो, ऑक्सीजन से रिएक्शन कंबस्शन के लिए लाजमी है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का बनना लाजमी है, अगर हाइड्रोकार्बन कंबस्ट हो रहा है तो। ये तीन चीजें तो फिक्स हो गई। जो चौथी चीज चेंज होगी वो क्या होगी, वो कंपाउंड जिसको जला रहे हो। अभी मीथेन है, मीथेन को जला रहा हूं, कल को इथेन आएगा, इथेन लिख दूंगा, इथीन आएगा, इथीन लिख दूंगा, इथाइन आएगा, इथाइन लिख दूंगा, बेंजीन आएगा, बेंजीन लिख दूंगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, पेपर में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं बल्कि पेपर के ही लिहाज से बात करूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको सबसे पहले जब आपने हेडिंग डाल दी कि इक्वेशन की हेडिंग डाल दी आपने, हेडिंग डालने के बाद आपने सबसे पहले एक जुमला लिखना होगा। रिएक्शन, जो भी आपका रिएक्शन है, उस रिएक्शन को अल्फाज में बयान करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैंने पता नहीं सिखाया आप लोगों को या नहीं सिखाया, तो देख लो। तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा, CH4 आया था सर प्रिपरेशन में, बताया था, जी बताया था। चलो बस फिर आज आखिरी बार बता रहा हूँ, सुन लो जल्दी से। इसके बाद चूंकि मैं लेक्चर देते हुए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा, जुमलेबाजियां नहीं करूंगा मैं। तो जुमलेबाजियां जो है वो नोट्स में भी अवेलेबल होंगी, और वैसे भी आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आपने क्या लिखना है कि व्हेन मीथेन burns in open air, when methane burns in open air, it forms कार्बन डाइऑक्साइड एंड, अच्छा यहाँ पे पूरा लिखना, एंड वाटर, ये वाटर भी पूरा आएगा, सही है। नीचे आपने इक्वेशन लिख दी, बस खत्म कहानी, इतना करना है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, दूसरा रिएक्शन इसका देख लेते हैं, क्रैकिंग। ये रिएक्शन आपने
चैप्टर 2 में किया होगा। चैप्टर 2 मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ चुके हो चैप्टर 2? सर मैंने चैप्टर 6 में पढ़ा था, क्रैकिंग एंड पायरोलिसिस। हाँ, चैप्टर 6 में भी पढ़ाया था। चैप्टर 2 में जो इसका नाम आया होगा ना, वो चैप्टर 2 में इसका नाम आया होगा, इस नाम से आपने पढ़ा होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन या थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के नाम से इसको पढ़ा होगा आपने चैप्टर 2 में। यस सर, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में पढ़ा था, ये हेडिंग थी। जी बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में आपने इसको पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम मीथेन को लेते हैं और सिंपली कुछ नहीं करते, मीथेन को तकरीबन 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि मीथेन के साथ जो कार्बन होता है वो कार्बन ब्लैक होती है, कार्बन ब्लैक और हाइड्रोजन गैस होता है। आए हाय हाय, क्या कहने, कार्बन ब्लैक। खवातीन को अपनी तरह की चीजें बड़ी पसंद होती हैं वैसे, हैं, याद रह जाती हैं। क्या होता है कार्बन ब्लैक, पता है? सर टायर्स, फिलर्स और प्लास्टिक डाइज इंडस्ट्रीज में यूज होता है। होता है वो। इसके अलावा सर कोई चारकोल मास्क होते हैं, उसके अंदर यूज होता है। हाँ, और आंखों का काजल भी यही होता है। वो कहते हैं ना कि काजल लगने से आंखों के हुस्न में इजाफा हो जाता है। खवातीन के काजल आंखों में लगने से, मर्दों की बात नहीं हो रही। तो कार्बन ब्लैक, जैसा कि अभी शायद उरूज ने बताया कि यूजेस बताए, और उसमें एक यूज तो काजल का है। तो खवातीन तो माशाल्लाह से इसका आए दिन इस्तेमाल करती हैं। तो कार्बन ब्लैक बना और साथ में हाइड्रोजन गैस बनी, तो ये एक रिएक्शन है इसका। इसको हम क्रैकिंग या पायरोलिसिस भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज, एब्सेंस ऑफ एयर लिखा है मैंने, क्यों, कोई बताएगा? सर वरना कंबस्शन हो जाएगा। कंबस्टन हो जाएगी, मीथेन जल जाएगा। वाह वाह वाह, वरना कंबस्टन हो जाएगी, मीथेन जल जाएगा। सीख गए हो तुम लोग केमिस्ट्री थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है। नाइट्रेशन, ठीक है। नाइट्रेशन एक तरह का एक खास तरह का रिएक्शन होता है। तो मैं नाइट्रेशन की डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे भी अगर कभी लफ्ज नाइट्रेशन आपके सामने आए तो आप लोगों को पता हो कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नाइट्रेशन इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन क्या होता है भाई? नाइट्रेशन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अच्छा, जिसमें इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, an atom or group of atom is replaced by NO2 ग्रुप, ठीक है। नाइट्रेशन एक ऐसा रिएक्शन होता है बेटा जिसके अंदर कोई एटम या एटम का ग्रुप NO2 से रिप्लेस होता है, ठीक है। एटम या एटम का ग्रुप NO2 से रिप्लेस होता है। अब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा, बात समझ में आ जाएगी। देखो, CH4 है, CH4 को हम नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन वजूद में आता है। होता क्या है, CH3NO2 बनता है और साथ में वाटर बनता है। अच्छा, ये जो आपने देखा CH3NO2, अच्छा, नाइट्रेटिंग एजेंट, एक चीज यहाँ पे मैं बताना आप लोगों को भूल गया, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं। नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है? कोई बता सकता है नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है, कौन होता है?
बेटा कोई बता सकता है नाइट्रेटिंग एजेंट कौन होता है, क्या होता है? नाइट्रिक एसिड होता है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। सर जो NO2 रिलीज करे, या फिर किसी लड़के ने भी बोला कि NO2 रिलीज करे। नाइट्रेटिंग एजेंट इज अ substance that tends to give a nitration reaction। वो सब्सटेंस जो नाइट्रेशन रिएक्शन को प्रोमोट करे उसे नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा नाइट्रेटिंग एजेंट होता कौन है? HNO3 is the best नाइट्रेटिंग एजेंट। आपके कोर्स में नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर सिर्फ और सिर्फ HNO3 ही इस्तेमाल हुआ है, वरना और भी हो सकता है, इसलिए मैंने HNO3 को लिख दिया। अब यहाँ होता क्या है असल में, यानी कि इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डीप हम हो जाएं इस रिएक्शन में, तो होता क्या है यहाँ पर देखो, CH4 होता है, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं कार्बन के साथ। ठीक है, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है, इस नाइट्रिक एसिड को हम एक और नए ढंग से आज लिखते हैं। आपने हमेशा इसको HNO3 लिखा है, आज मैं इसको एक नए ढंग से लिखता हूं। इसमें NO2 को अलग करते हैं और HO को या OH को अलग कर देते हैं। ठीक है, HNO3 को तोड़ दिया, HNO3 अभी भी HNO3 है, लेकिन इसको तोड़ा अलग ढंग से है, लिखा अलग ढंग से। तो ये जो NO2 होता है, ये एक खास टेम्परेचर कंडीशन पे जो हमारे रिएक्शन में मेंशन है, इस कंडीशन पर इस मीथेन के मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। जब ये मीथेन के मॉलिक्यूल पे अटैक करता है बेटा, तो इधर से हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देता है यहां से। जब इसने हाइड्रोजन को यहां से हटा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन को इसने यहां से रिप्लेस किया, खुद इसकी जगह पर लग गया। अब हाइड्रोजन जो यहां से आया, जिसका बेचारे का बॉन्ड टूटा हुआ था गरीब का, तो वो हाइड्रोजन और ये OH, ये दोनों मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, ये दोनों मिलकर वाटर फॉर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या बनता है, CH3NO2। ठीक है, तो इसका जो मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरीके से है। क्लियर मेरी बात? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? सर मेरा क्वेश्चन था कि हमें हर रिएक्शन का टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, हम सिर्फ हीट या पे नहीं लिख सकते? भाई बड़ा मासूमाना सवाल है और बड़ा खतरनाक भी। वो इसलिए बेटा कि टेम्परेचर याद रखने का मसला ये है कि अभी अगर मेरे सामने कोई पास्ट पेपर होते तो मैं आपको दिखाता कि कभी कभार पेपर में सवाल आता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। अब उसके अंदर वो फनकारी क्या करते हैं, उसके अंदर फनकारी ये होती है कि वो रिएक्टेंट साइड लिखते हैं और एरो के ऊपर के मंजन भी नहीं लिखते और छोड़ देते हैं। अब आप एरो के ऊपर के मंजन भी लिखिए, रिएक्शन भी कंप्लीट कीजिए। अब पूरा अगर केमिस्ट्री का कोर्स देखो ना, हमारा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 11 तक, तो मेरे ख्याल से कई 100 ऐसे रिएक्शन होंगे जिसमें अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के टेम्परेचर्स हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, बहुत सारे हैं, क्या बहुत सारे हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात पूछती थी। हाँ, तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर इतने सारे टेम्परेचर्स याद कैसे करें? देखो मेरे हिसाब से, मैं एज अ टीचर बोलूं तो बेटा याद करें, सही है, एज अ टीचर बोलूं तो याद करें, लेकिन एक मुझे भी पता है कि एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से, मतलब ये इम्पॉसिबल है, ये टास्क इतना आसान नहीं है कि आप बोले बच्चे को याद करना, बच्चा याद कर भी ले। मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद भी सेकेंड ईयर के अंदर
इतने सारे टेम्परेचर्स याद नहीं किए थे, और इवन मुझे आज भी इतने सारे टेम्परेचर्स याद नहीं है। तो वो जो हीट वाला आपका है ना फिनोमिना, कि आप इस सिर्फ रिएक्शन के एरो पर हीट लिख दो, उससे काम चल जाएगा, वो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम हीट लिख देना। अलबत्ता कुछ ऐसे रिएक्शंस जरूर हैं जहां जिनकी टेम्परेचर वैल्यू आपको याद करनी चाहिए, मेरे हिसाब से, मतलब याद होनी चाहिए आपको। जैसे अभी मैंने जो भी रिएक्शन लिखे हैं ना, इसमें आप टेम्परेचर की वैल्यू नहीं लिखो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कुछ रिएक्शन है, जैसे वो कुछ इनर ऑर्गेनिक में है, हाइपो वगैरह की प्रिपरेशन के अंदर आएगा वो, और कुछ एक आध ऑर्गेनिक में, जो ऑर्गेनिक में आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा कि ये वाले टेम्परेचर्स एटलीस्ट याद रखना, क्योंकि उन रिएक्शन से ना सवाल रीजन में भी आ जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, तो इसलिए उनके टेम्परेचर की वैल्यू याद कर लेना। वो मेरे ख्याल से 8, 10, 12 रिएक्शन है पूरे कोर्स में, तो मेरे ख्याल से 8, 10, 12 रिएक्शन याद करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर? आगे चलो। ओके, अच्छा, अब इसके बाद एक और रिएक्शन जो हमारे पास है, प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने ये वाटर गैस का तस्करा चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। चैप्टर 2 वैसे तो पढ़ चुके हैं आप लोग मेरे ख्याल से पूरा, तो इसका तस्करा आप लोगों ने चैप्टर 2 में देखा होगा, वाटर गैस। अच्छा, क्या होती है वाटर गैस, कोई बताएगा मुझे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं। वेरी गुड, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ठीक है, मिक्सचर लिख रहा हूँ तो गैस ही लिख देता हूँ जी। तो ये सर, होता है सीरियल वाटर नंबर 4 है। 4 है ये? करना है, ओके तो कंफ्यूजन होगी वरना बाद में। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू। तो वाटर गैस हो गया। अच्छा, वाटर गैस को किस तरीके से बनाया जाता है कि हम मीथेन को लेकर उसके ऊपर स्टीम पास करते हैं, मीथेन लेकर उस पर स्टीम पास करते हैं। अच्छा, ये काम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, और इसके लिए मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है शायद 500 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट चाहिए होती है। अब ये देख लेना, मुझे भी खुद भी सही याद नहीं है। सही है भाई? तो जब ये होता है तो एट दैट हाई टेम्परेचर ये जो मीथेन का कार्बन होता है ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन चुका होता है। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है वाटर में से, यानी कि इसमें से इसने ऑक्सीजन को निकाल कर क्या बना लेना होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इधर से आ गए 4 हाइड्रोजन और इधर से आ गए 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, कुल मिलाकर ये हो गए 6 हाइड्रोजन के मोल्स, यानी 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एटम सॉरी। तो ये जो आपके फॉर्मेशन हुई बेटा, इस फॉर्मेशन को हम कहते हैं वाटर गैस। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे सीरियल नहीं लिखा है इसका, सीरियल नंबर 4। अब आ जाते हैं सीरियल नंबर 5 की तरफ। टेम्परेचर 900 है। 900 है, ओके, 900 कर लेते हैं। अब देखो, मैंने अभी कहा था ना कि मुझे भी टेम्परेचर सारे याद नहीं है, और आप लोगों को भी याद हो जाए तो बड़ी बात है, तो गलती हो सकती है। आई थिंक टेम्परेचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंसर्निंग चीज़ें हैं केमिस्ट्री के अंदर, जो आप लोग पहले कर सकते हैं या करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी भाई, तो अगला और पेपर में सबसे ज़्यादा याद किए जाने वाला रिएक्शन, क्लोरीनेशन। इसको हम क्लोरीनेशन भी कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, इसे हम हेलोजिनेशन भी कहते हैं। पेपर में दोनों में से कोई भी नाम लिया जा सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको क्लोरीनेशन भी कहते हैं और हेलोजिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, क्लोरीनेशन या हेलोजिनेशन, ये जरा थोड़ा सा डिटेल में चलेगा।
तो इसमें चीज़ों को समझना। अच्छा, होता क्या है, होता यह है कि हमने CH4 लिया और ये CH4 Cl2 से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और यहाँ पे बन जाता है CH3Cl और साथ में बनता है HCl। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ रुकता नहीं है, ये रिएक्शन आगे चलेगा, क्योंकि जिस डब्बे में आपका ये रिएक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि उस डब्बे के अंदर टोटल CH4 का एक ही मॉलिक्यूल था और Cl का एक मॉलिक्यूल था। हजारों मॉलिक्यूल CH4 के होंगे, हजारों मॉलिक्यूल Cl2 के होंगे। ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होता, ये आगे चलता है। अब क्या होगा, अगले स्टेप में CH3Cl दोबारा से क्लोरीन से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और CH2Cl2 फॉर्म होता है और HCl बनता है। अगले स्टेप में ये रिएक्शन मजीद आगे चलता है, CH2Cl2 Cl2 के साथ रिएक्शन करता है अगेन, और यहां पे बन जाता है CHCl3 और HCl। रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगा, रिएक्शन मजीद आगे चलेगा, CH3Cl सर CHCl3। ओके ओके, समझ गया मैं आपकी बात। सर ऊपर वाले में भी CH2Cl2 है। CH2Cl2, ओके, मैं भी सही कर रहा हूँ। जी, ये Cl2 हो गया और ये CHCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये हो जाता है CCl4 और HCl। केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रिएक्शन को कहा जाता है बेटा चेन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, आखिर में आकर ये जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको ऐड कर लेते हैं हम, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ऐड कर लो, तो CH3Cl से ये वाला CH3Cl कैंसिल हो जाता है, CH2Cl2 से ये वाला CH2Cl2 कैंसिल हो जाता है, CHCl3 से ये वाला CHCl3 कैंसिल हो जाता है। इधर क्या बचा, CH4, क्लोरीन कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा, सबको प्लस कर लो, ये हो गया 4Cl2, H न्यू वैसे ही रहता है, यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, सिर्फ CCl4 रह गया, HCl कहीं कैंसिल नहीं हो रहा, चारों को प्लस कर लो, ये आ गया 4HCl। तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन होती है और ये आपके पास फाइनल रिएक्शन होता है। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है बेटा, इस रिएक्शन को हम कहते हैं, ये जो रिएक्शन आपने देखा ये चेन रिएक्शन कहलाता है। इसको चेन रिएक्शन कहने की एक वजह है, क्योंकि ये रिएक्शन आप देख रहे हो कि ये रुकता नहीं है, ये मुसलसल चलता ही रहता है। चेन रिएक्शन है और ये मुसलसल चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। तो इसको मैं अब पहले ये जो कंपाउंड्स हमारे पास सामने प्रोड्यूस हुए हैं, मैं पहले इनके नाम दे दूं। ठीक है, अच्छा इनके नाम देख लो, इनको क्या कहा जाता है। ये जो CH3Cl प्रोड्यूस हुआ था, इसे मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ये दो नाम है इसके, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कहते हैं। ये जो CH2Cl2 बना है बेटा, इसे डाई क्लोरोमीथेन कहते हैं। ये जो CHCl3 बना बेटा, इसे ट्राई क्लोरोमीथेन कहते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है मशहूर जमाना, वो भी बता दूं MCQs वगैरह के लिए बेटा, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वो अभी मेंढक वगैरह फर्स्ट ईयर में काटे हैं ना वो बायो के बच्चों ने, वो क्लोरोफॉर्म जो यूज करते हैं वो यही होता है। और आपने टीवी फिल्मों में भी देखा होगा, लोगों को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, वो यही होता है।
और ये जो CCl4 है बेटा, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये वाला रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, अब एक सवाल है, अक्सर बच्चे पूछते हैं ये सवाल कि सर अगर मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हमें रोकना हो, मतलब हम नहीं चाह रहे कि CH4 से प्रोडक्ट CCl4 तक आए, हम चाह रहे हैं सर क्लोरोफॉर्म बनाना या डाइक्लोरोमीथेन बनाना या मिथाइल क्लोराइड बनाना, तो कैसे बना सकते हैं सर? बेटा इस रिएक्शन को पहले स्टेप में, यानी कि जब CH3Cl बन रहा होता है, इस स्टेप में रोकना तो तकरीबन इसको नामुमकिन है, यानी कि इस स्टेप में आप इसे नहीं रोक सकते। सर फिर किस स्टेप में इसे रोका जा सकता है? अलबत्ता इसको दूसरे और तीसरे स्टेप पे रोका जा सकता है। अब रोकने का क्या तरीका है? देखो, किसी भी रिएक्शन को रोकने का तरीका ये होता है, एक कॉमन तरीका है कि रिएक्टेंट खत्म कर दो। मतलब मिसाल के तौर पे अगर माचिस की तीली है, ठीक है, माचिस की तीली पे जब हम उसको डब्बे पे रगड़ते हैं तो वो तीली जलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। माचिस की एक अगर तीली हो, मिसाल के तौर पर यहाँ सामने रख लेते हैं, अज्यूम करते हुए चलें, क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही अजम्पशन है भाई, बड़ी खतरनाक अजम्पशन है। इसके हवाले से खतरनाक सी वीडियो भी चली हुई है फेसबुक के ऊपर। दिल करता है कि स्टूडेंट्स के साथ वो वीडियो शेयर करूं, और देखी भी होगी आप लोगों ने, लेकिन मसला ये कि उसके अंदर कुछ अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं, तो वो एक टीचर होने के हैसियत से मुझे हिंदी जबान का एक वर्ड है ना, क्या कहते हैं कि शोभा नहीं देगा। हाँ, तो ये माचिस की तीली है भाई फॉर एग्जांपल, और इसको मैंने यहाँ पे मसाला लगा हुआ है और इसको मैंने फ्रिक्शन दी और ये जल गई, सही है। अब ये माचिस की तीली जल गई, ये फ्लेम बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो फ्लेम होगा ये पीछे की तरफ, आपको पता है कि लकड़ी के ऊपर ट्रेवल करते हुए जाता है। अगर मिसाल के तौर पर मैं इस माचिस की तीली को यहाँ से तोड़ दूं, जिस वक्त ये जल रही है, मैं माचिस की तीली को यहाँ से तोड़ दूं, तो क्या ये मजीद आगे जलेगा? तो आपका जवाब यकीनन होगा सर नहीं। जब आपने माचिस की तीली को ही खत्म कर दिया तो सर माचिस की तीली जब खत्म हो गई सर, तो फिर जलने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता सर। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम किसी रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट को खत्म कर दें, तो वो रिएक्शन रुक जाता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट नहीं खत्म कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पर ये डब्बा है, अब इस डब्बे के अंदर हमारे पास क्लोरीन भी थी और मीथेन भी थी। अब रिएक्टेंट खत्म करने के लिए मुझे डब्बा खोल के मीथेन या क्लोरीन को निकालना पड़ेगा। तो जब मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो इसी डब्बे के अंदर HCl और दूसरी गैस भी होगी। जब मैं इनको निकालने की कोशिश करूंगा तो वो भी आ जाएंगे इसके साथ। तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, रिएक्शन तो कंटिन्यू ही रहेगा, है ना। इन लोगों के एक दूसरे के साथ को खत्म करना है। एक काम और हो सकता है, क्या बेटा, इस डब्बे में जिंदगी भर तुम क्लोरीन और मीथेन भरकर बैठे रहो अपने घर के अंदर रखकर, कभी भी ये रिएक्शन होगा ही नहीं। ये रिएक्शन होता ही तब है ये रिएक्शन होता ही तब है बेटा, सनलाइट हटा दें। जब, बिल्कुल, वेरी गुड, ये रिएक्शन होता ही तब है जब सनलाइट हो। तो इस रिएक्शन को रोकने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि सनलाइट हटा दो। रिएक्शन हो रहा है सनलाइट की वजह से, सनलाइट खत्म, रिएक्शन खत्म। एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? रिएक्शन को रोकने का तरीका समझ में आ गया? यस सर। ठीक है भाई। अच्छा, अब मैंने, सर जी बेटा, सर क्लोरोमीथेन को मिथाइल क्लोराइड कह सकते हैं? बेटा कह नहीं सकते, कहते हैं। और मैंने ये बताया भी तो था अभी कि इसको मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं जरा इसके मैकेनिज्म की तरफ आ रहा हूं बेटा, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को भी समझा देते हैं आपको। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझाना है कि रिएक्शन असल में हुआ कैसे या होता कैसे। तो अभी तो मैंने सिर्फ रिएक्शन लिखा, इसका मैकेनिज्म नहीं लिखा था। अब मैं इसके मैकेनिज्म को समझा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मगजमारी हो रही है ना, ये मगजमारी हो इसलिए रही है क्योंकि ये सवालात इस तरीके से पेपर में आते होंगे। मतलब मुझे कोई शुगल नहीं लगी हुई कि मैं एक ही सवाल को इतना ज्यादा डिटेल में लेकर जाऊं,
तो कोई तो वजह होगी जो मैं इसको इतना ज्यादा एक्सटेंड कर रहा हूं, तो उसकी वजह अब आपको हम बता रहे हैं। तो स्टेप वाइज याद रखना। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है कि डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टेप नंबर 1 क्या है? डिकम्पो यहाँ पे क्लास एंड हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। जी बेटा, तो पहला इसमें हमारा जो काम है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा आपसे कि आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई होगी। अच्छा, डिकम्पोजिशन क्यों जरूरी है? सवाल तो पहला ये है कि सर डिकम्पोजिशन जरूरी क्यों है? जरूरी बेटा इसलिए है कि आप लोगों ने चैप्टर 2 में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का फर्क पढ़ा होगा, और उसमें आपने ये बात भी पढ़ी होगी कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिएक्टिव इतनी ज्यादा नहीं होती और एटॉमिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। पढ़ी है ना ये बात? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, अब क्यों, ऐसा क्यों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिव नहीं होती और एटॉमिक हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिव होती है? कोई वजह बता सकता है? सर क्योंकि वो पहले से स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने के लिए चाहिए होती है एटॉमिक हाइड्रोजन को। असल बात ये है भैया कि सर देखें, बात इतनी सी है कि कोई एटम बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर क्लोरीन Cl2, ये Cl2 बने ही इसलिए हैं क्योंकि ये Cl2 में खुश हैं। अगर ये Cl2 में खुश नहीं होते तो सर ये बनते क्यों? ये Cl2 में खुश है तभी तो Cl2 बने हैं, यानी कि दो एटम एक दूसरे से जुड़े हैं। तो जब इनको ये अलग अलग होंगे, जब ये एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि किसी चीज से रिएक्शन करें और ये किसी और के साथ जाकर जुड़े। अगर हम चाहते हैं कि ये किसी और से रिएक्शन करें तो हमें जरूरी है कि इनको तोड़ें, इनको अलग अलग करें। सही है? अक्सर वो आपने फिल्मों में, ड्रामों में सियासत देखी होगी ना कि दो दोस्तों को बहुत अच्छी दोस्ती है और उन दोस्तों को नुकसान पहुंचाना है, तो उनके इत्तेहाद को, उनकी मोहब्बत को खत्म कर दो। ये कर दोगे तो वो दोस्त एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। जी बेटा। सर एनर्जी फैक्टर तो नहीं है? क्या 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 नहीं है? एनर्जी फैक्टर जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और तभी वो अपनी एनर्जी को स्टे करने के लिए बॉन्ड बनाता है। बेटा वो बात एक ही आती है ना, वो जो एनर्जी फैक्टर है असल में वो अनस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी से तो रिलेटेड है। बस मैंने थोड़ा सा आसान लफ्जों का इस्तेमाल किया है जो आपके आसानी से जल्दी से समझ में आ जाए। ठीक है? ओके। अच्छा, अब होगा क्या कि जो Cl2 का मॉलिक्यूल होगा, ये Cl2 का मॉलिक्यूल ड्यू टू दिस सनलाइट इसको इतनी एनर्जी मिलेगी कि क्लोरीन के दो एटम्स एक दूसरे से जुदा हो जाएं। अच्छा सॉरी, यहां पर ये जब जुदा होंगे तो जुदा होते वक्त एक और कांड होगा, वो पहले कांड समझ लो। हाँ भाई, ये Cl नेगेटिव है और ये Cl पॉजिटिव है, ये होगा असल में। हाँ, रेडिकल बनेंगे। क्यों? देखो, जब ये बॉन्ड बना हुआ होता है दोनों Cl का, तो दोनों के शेल्स जो हैं वो शेयर्ड होते हैं, ऐसा ही है, और दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर हुआ हुआ होता है। अब जिस वक्त बॉन्ड टूटता है उस वक्त ये जो शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, ये किसी एक एटम में होगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये शेयर्ड पेयर एक वक्त में दोनों ही एटम में हो। ये शेयर्ड पेयर एक वक्त में किसी एक ही एटम में हो सकता है।
तो जिस वक्त ये इनका बॉन्ड टूट रहा होता है, बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है कि इनके ये जो शेल शेयर है ना, ये जो शेयरिंग है, ये वाली शेल की शेयरिंग ये खत्म हो रही होती है। जिस वक्त ये काम हो रहा होता है उस वक्त ये इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एक एटम में होता है। जिस एटम में, मिसाल के तौर पे इस एटम में था, इस एटम में था ये इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जब ये दोनों एटम अलग हुए तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस एटम में रह गए और ये वाला क्लोरीन बेचारा इलेक्ट्रॉन के बगैर हो गया। अब इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये बात समझ में आई? रेडिकल क्यों बने, कैसे बने? यानी एक के वैलेंस शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी जी बेटा, वेरी गुड, ऐसा ही है। ठीक है, यस सर। अच्छा अब क्या होगा कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि बॉन्ड बनाएगा तो बनाएगा कौन, है ना? अब आते हैं हम अपने स्टेप 2 की तरफ। अच्छा, स्टेप 1 हमारे पास कहलाता है चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास कहलाता है चेन प्रोपागेशन स्टेप। सही है। अब ये जो चेन प्रोपागेशन स्टेप होता है, इसमें क्या होता है भाई कि एक मॉलिक्यूल, ये जो HCl नेगेटिव वाला है, Cl नेगेटिव वाला, ये आकर अटैक करता है मीथेन पर। अच्छा, मीथेन के 3 हाइड्रोजन एक तरफ रहते हैं, एक हाइड्रोजन यहां होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये क्लोरीन इसके पास आता है ना, इसको हाइड्रोजन चाहिए होता है, बॉन्ड बनाना तो जरूरी है, बॉन्ड बनाए बगैर रह तो सकते नहीं है। ये क्या करता है कि अपने वाले से तो इसने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, तो अब किसी और के घर में आग लगानी है। ये इस मीथेन पर हमला करता है। जब मीथेन पर हमला करता है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है यहाँ पर। तो इस हमले की वजह से हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन की तरफ रग़बत इख्तियार करने लगता है। जब हाइड्रोजन इस क्लोरीन की तरफ रग़बत इख्तियार करने लगता है और ये मामला ये कार्बन देखता है, तो ये कार्बन इसको कहता है कि जा, मैंने तुझे अपनी जायदाद से आग किया। इसको क्या हो गया? सर एक बात बताएं। जी बेटा। सर क्लोरीन का तो वैलेंस शेल फुल हो गया ना, तो अब वो क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? अब वो अट्रैक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि बेटा वो नेगेटिवली चार्ज है ना। मसला ये होता है कि ये जो एटम्स होते हैं ना, वो फेसबुक पे जो मीम कंटेंट टाइप की वीडियो एक चल रही है ना, उसको देखना, ये साले सगे किसी के भी नहीं होते। ये वाकई ये बात सही है कि सगे किसी के भी नहीं होते। मतलब इसके पास Cl नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस है, ये स्टेबल भी है, मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है और ये उस हिसाब से स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन की तादाद के हिसाब से स्टेबल है। लेकिन खुराफात क्या है? खुराफात ये कि नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए। मतलब एक इंसान भूखा है, ठीक है, और आप उस भूखे इंसान को अगर दाल चावल दे दें खाने के लिए और वो आपसे ये कहे कि अगर इस दाल चावल के साथ थोड़ा सा सलाद मिल जाता तो अच्छा हो जाता, तो आपका खून कैसा खोलेगा? यहां पर मामला कुछ ऐसा ही है कि ये साला गरीब था, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, या आपने क्या दिया, उसने छीन लिया। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज तो है, अगर मेरे साथ कोई पॉजिटिव चार्ज भी जुड़ जाए तो मेरी इज्जत में 4 चांद लग जाए। तो ये मसला ये वाला है। क्लियर? कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ये लोग अकेले अकेले स्टेबल भी नहीं होते। दे ऑलवेज मूव टूवर्ड देयर ऑपोजिट चार्ज टू बी न्यूट्रलाइज और स्टेबलाइज।
ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबल नहीं होते, ये अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं ताकि ये खुद को मजीद स्टेबल से स्टेबल तर कर लें। क्लियर कस्मा? यस सर। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, अब इस वजह से क्या होगा कि जब इस मीथेन के CH3 को नजर आएगा कि ये हाइड्रोजन अपने घर बार को छोड़कर दूसरे की तरफ नजर डाल रहा है, तो ये मीथेन ने क्या करना है, CH3 रेडिकल ने क्या करना है, इस कार्बन को अपनी जायदाद से आग कर देना है। सही है भाई, इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अपनी जायदाद से आग कर देना है, जा तुझे माफ किया टाइप। सही है। अब ये हाइड्रोजन जब, अच्छा आग ये ऐसे नहीं करेगा, कैसे? अगेन वही वाला फिनोमिना जो ऊपर हुआ था कि ये जो शेयर्ड पेयर होगा ना दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का, ये कार्बन के अंदर रह जाएगा, हाइड्रोजन पर नहीं जाएगा। यानी कि ये कह लो कि कार्बन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा और छीन के अपने दुनिया से, अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा, जिसकी वजह से CH3 रेडिकल विल बी अ बिट नेगेटिव, और हाइड्रोजन यहां पर पॉजिटिव आएगा जो HCl बना देगा। ठीक है, अब क्या होगा, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, तीसरे और आखिरी स्टेप में क्या होगा भाई, चेन टर्मिनेशन स्टेप हो जाएगा। ये कभी ना कभी तो रिएक्शन रुकना चाहिए ना, तो अब चेन कहां रुकेगी, स्टेप 3, ये कहलाता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन, अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, ये जो एक Cl3 होगा, बल्कि सॉरी यहां पर एक स्टेप और आना था, फिर चेन टर्मिनेशन आएगा, नीचे कर दूं थोड़ा जी। यहां पर अब ये जो CH3 होगा, ये CH3 इस दूसरे वाले क्लोरीन के साथ जो पॉजिटिवली चार्ज था जुड़ेगा और हाइड्रोजन से छीना हुआ इलेक्ट्रॉन इसको देकर ये क्या बना देगा, CH3Cl। ठीक है, ये इस तरीके से रिएक्शन चलता रहेगा। अब ये टर्मिनेट कहां पर होगा, ये टर्मिनेट, ये वाला मामला चलता रहेगा जब CH3 नेगेटिव जो है ना, असल में ये जो CH3 नेगेटिव होता है, जब ये CH3 नेगेटिव क्रिएट होता है ना, तो ये Cl2 को प्रोवोक करता है तोड़ने पर। यानी कि चेंबर की अगर मैं बात करूं, उसमें CH4 था, ठीक है, और 2 Cl2 थे। जब CH4 के साथ ये वाला कांड हुआ, मतलब एक Cl2 टूटा, ठीक है, और टूटकर उसमें से क्लोरीन निकल के HCl बन गया। अब ये CH4 नहीं रह गया, अब ये CH3 रह गया। ठीक है, एक क्लोरीन इसका बाकी है, अभी इसका एक क्लोरीन बाकी है और ये पूरा मॉलिक्यूल है। तो ये CH3 क्या करता है, ये इस वाले क्लोरीन को प्रोवोक करता है टूटने पर। ये क्लोरीन इस वाले, ये CH3 इस क्लोरीन को, मॉलिक्यूल को प्रोवोक करता है टूटने पर। अच्छा, ये प्रोवोक करके, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड इसके साथ बनाता है, ये सिर्फ इसे प्रोवोक करता है, बॉन्ड इसके साथ बनाता है। अच्छा, इस प्रोवोकिंग के नतीजे में क्या होता है कि ये जो Cl2 दूसरा वाला होता है ना, जो प्रोवोकिंग होती है, ये टूटना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब ये दूसरे वाले Cl के साथ बॉन्ड बनाता है तो चेन वहां टर्मिनेट होती है, लेकिन फर्दर ऑन दोबारा से ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि ये चेन रिएक्शन है बेटा, कंटिन्यूअसली चलता रहता है। सही है ना। अब इधर तो CH3Cl बन गया, जब इसने दूसरे Cl2 को प्रोवोक किया ना टूटने पर, वो टूट गया। ठीक है, अगेन मैं यहां पर वही कर लेता हूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ गया। तो अब दोबारा से यही वाला स्टेप 2 से शुरू हो जाएगा। अब ये वाला जो यहां पर रेडिकल आया ना, ये क्या करेगा, अब ये अटैक करेगा CH3Cl पर, और किस तरीके से अटैक करेगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पहले अटैक हुआ था। Cl, H, H और H। एक Cl आएगा, वो देखेगा ओहो मुझे यहां पर लगना है,
लेकिन वो यहाँ आएगा, ये देखेगा अरे ये तो मेरी जात का अपनी जात का है, छोड़ो इसको, कुछ नहीं करना, दूसरे पर हमला करो। वो इस पर हमला करके इसको हटाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। ये इस तरीके से चलता है मामला। बात समझ में आई बेटा? बेटा बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी कुछ बात है यूजेस के हवाले से, सिर्फ इसके चुनने मुन्ने से यूजेस देख लेते हैं। यूजेस मीथेन के यूजेस। अच्छा जरा बताना कि मैंने दो अलग अलग पेन निब से लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा मोटा था और अब मैं जो है ना थोड़ा सा पतला वाला यूज करना हूँ, कौन सा ज्यादा बेहतर है तो मुझे बता देना ताकि उसी हिसाब से यूज करें। मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ये डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, यानी कि घर में जो चूल्हा वूल्हा जल रहा होता है और चूल्हे के जलने में या नॉर्मल रिएक्शंस में, ठीक है, मीथेन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इट इज यूज इन द preparation of methanol, carbon black एंड पॉलिश एक्सेट्रा, ये इन चीजों के बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस थे और इंशाल्लाह आपसे अगली क्लास में होगी ट्यूसडे को, मंडे की। अच्छा ये जो आज का लेक्चर है ये मैं मंडे की डेट पे अपलोड करूंगा, ठीक है, जस्ट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ 10 मिनट में, 10 नहीं 15-20 मिनट में, आप लोग वेट कर लीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज।